कोविड-19 को लेकर आज एक और दिमाग में बात आई है कि जिस समय ये बीमारी चाइना में पहली बार शुरू हुई दिसंबर 2019 में, और वही वुहान सिटी में कहीं कहीं छिट-पुट हम लोग समाचार पत्रों में, टीवी में या फेसबुक पे, टिकटॉक पे हम लोग इसको देखा करते थे कि कोई आदमी गिर गया, रास्ते पे गिर गया, अचानक छटपटा रहा है। तो हमें लगता था क्या कि ये तो चाइना की बीमारी है, यहाँ कहाँ आने वाली है। सब लोग निश्चिंत था, पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार। भारत भी उस समय, भारत में ट्रंप साहब का आगमन हुआ था और मोदी और ट्रंप साहब एक दूसरे के हौसले को अफजाई कर रहे थे। ट्रंप साहब को अभी चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना था, तो वो भी इनका यूज़ कर रहे थे। चूँकि मोदी साहब भी आज के डेट में विश्व के जितने भी बड़े मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लीडर में से, टॉप 10 में से 1 या 2 स्थान ग्रहण करते हैं, तो इनके बातों का प्रभाव पड़ता है पूरे विश्वव्यापी। लेकिन मेन बात ये है कि जो भी हमारी कंट्री अभी है, अमेरिका है, इंडिया, इटली, स्पेन, ये सब डेवलप्ड कंट्रियां हैं, जर्मनी, जापान, ये सब। और इन सब ने इस बीमारी को इतना इग्नोर किया, माने उन्होंने इस चीज़ को समझा ही नहीं कि ये बीमारी उनके यहाँ भी आ सकती है। लेकिन चाइना समझ गया, क्योंकि उसने खुद इसको बनाया था। उसकी प्लानिंग आज से कम 5-7 साल पहले से चल रही थी, कृत्रिम बीमारी पैदा करने की। और कृत्रिम बीमारी पैदा करने के बाद उसको, उस बीमारी को, उस वायरस को मारने के लिए दूसरा कोई वैक्सीन भी तैयार उसने कर लिया। उसके बाद ही इसको स्प्रेड करने का सोचा, क्योंकि चाइना की मंशा हमेशा ही संशय युक्त रही है। वो ब्लैक होल की तरह है। वो, उसके पास कोई भी खबर जाती है तो वहीं के वहीं उसको निगल के अपने अंदर रख लेता है, और उसकी कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाती मोस्टली। भारत में भी ऐसा ही करता था वो पहले भी, कि उसके प्रोडक्ट बहुत ख़राब होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, बहुत लो लेवल के होते हैं, निचले स्तर के होते हैं। और उसका व्यापार वो करीब करीब विश्व के हर स्टेट में, हर कंट्री में उसने किया हुआ है। और उसकी जो कॉस्टिंग है हमारे यहाँ के प्रोडक्शन की तुलना में बहुत कम है। तो नेचुरली इंसान की आदत होती है, हर आदमी की, कि सस्ते में चीज़ खरीदे। और सस्ता चीज़ खरीदने की आदत उसने डाल दिया पूरे विश्व को, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बगल का उसका तिब्बत हो, ताइवान हो, जापान हो। बहुत विश्व के बहुत बड़े भूभाग को उसने अपने अर्थव्यवस्था के, अपने अर्थनीति
अपने प्रोडक्ट का कायल बना चुका था। और नेचुरली है भी, आजकल जितने भी अपन लोग फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान हो, इलेक्ट्रिकल्स के सामान हो, इवन खिलौने हों, स्टील, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हमें खुद पता नहीं होता कि ये चाइनीज़ है। घर में हमारी फ्लोरिंग है तो उसमें भी दिखाई पड़ता है कि चाइनीज़ है। हमें लगता है कि ये हमारा इंडिया का है, लेकिन वाकई में ये चाइना का होता है। पेंट लगाओ वो भी पता चले चाइनीज़ है। तो बहुत सारा चीज़ चाइनीज़। अब हम देखें कि जो जीडीपी है सबसे ऊपर अभी अमेरिका की है। 2019 का जो आकलन हुआ उस अनुसार से वहाँ का जो जीडीपी है वो नियर अबाउट 21.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। दूसरे में चाइना का आता है, वो 17 या 18 ट्रिलियन डॉलर। फिर जर्मनी, जापान, इस तरह करते हुए पांचवा स्थान अपने कंट्री का है जो 2.7 या 2.8 ट्रिलियन डॉलर। अब तुलना कीजिए, 2.8 ट्रिलियन डॉलर इंडिया और 21 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका। हम कितना पीछे हैं उनसे? 10 टाइम्स। हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ और अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़। तो पर कैपिटा इस चीज़ को यदि हम डिवाइड करें कि पूरे देश की संपत्ति को हम डिवाइड करें पर कैपिटा, प्रत्येक आदमी के ऊपर, तो हमको कितना छोटा चीज़ मिल रहा है और अमेरिका को कितना चीज़ बड़ा मिल रहा है। चाइना का मेन चीज़ था कि उसका जो जीडीपी है वो चाहता है कि अमेरिका से भी कई गुना आगे निकल जाए। उसकी पॉलिसी ऐसी है कि पूरे विश्व को अपना आर्थिक गुलाम बनाए। तो आर्थिक गुलाम बनाने के लिए या तो अपना माल उसको दो, लेकिन यदि अच्छी क्वालिटी नहीं है और उसके प्रोडक्शन को आदमी नेगलेक्ट करना शुरू करता है, उसको वापस करना शुरू करता है, तो ड्रैगन खिलाने वाला एक कंट्री वो अटैकिंग मोड में आ जाता है। वो दक्षिण चीन सागर है, वहाँ से युद्ध पोत लगा देगा अपना कि हम अमेरिका के ऊपर वार करेंगे। इंडिया यदि बैन कर रहा है तो इंडिया कुछ आतंक से घटना शुरू कर देगा। जैसा मोदी जी के पहले जो सरकार थी, यदि कभी भी इस तरह की बात आती थी या वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करते थे, वैसे ही वो अटैकिंग मोड में आ जाता था और फिर हम डर के वापस हो जाते थे, क्योंकि ऑलरेडी हम 1962 में हार चुके हैं और उस हार का डर अंदर समाया हुआ है। अब ये जो विषाणु उसने पैदा किया, उसमें कितनी सच्चाई है या कितना अफवाह है, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। उसने तो वुहान सिटी जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास है, उसी के आसपास जो भी उसका केस हुआ उसी के आसपास हुआ। बाकी पूरे अपने कंट्री को उसने सेव कर लिया। आप सोचिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से हम देखें तो इंडिया की क्षेत्रफल करीब 35 या 38 लाख हेक्टेयर है, जबकि चाइना की 80 या 82, 2.5 गुना है। पॉपुलेशन में हम लोग बराबर में आ रहे हैं।
लेकिन उस पूरे पॉपुलेशन को उसने बचा लिया। मात्र 80,000 लोग इससे इन्फेक्टेड हुए, ऐसा उसने कहा। सच्चाई क्या है ये पता नहीं। और उसमें से 3,000 या 3,400 लोग मरे। उसके बगल में ताइवान है, वहाँ एक भी केस नहीं। उसके बगल में नॉर्थ कोरिया है, वहाँ एक भी केस नहीं। या जो कंट्री जो उसके फेवर में रहा वहाँ पर कोई केस नहीं, बहुत कम केस है। लेकिन जो कंट्री उसके फेवर में नहीं है उसके यहाँ ये सब चीज़ बढ़ने लगी। अमेरिका, इटली, स्पेन, भारत। और उसकी पॉलिसी भी थी कि पहले तो पूरे वर्ल्ड में दहशत पैदा करो इस चीज़ का। कोविड किसी चीज़ का, किसी झूठ का प्रचार सैकड़ों बार किया जाए तो सच होने लगता है। आदमी की मेंटलिटी भी वैसी हो जाती है, आदमी उसी तरह सोचना शुरू कर देता है। और यही हाल हुआ, सेम थिंग। पूरा विश्व लॉकडाउन में चला गया, पूरा कंप्लीट, सिवाय चीन को छोड़ करके। उसने इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई, उसके पास इतने उसके ऐप्स हैं, लाइकी, टिकटॉक और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से उसने पूरे विश्व में इस चीज़ को फैला दिया कि यह एक डेडली वायरस है जो पूरे विश्व को ख़त्म कर देगा। इस तो कभी कभी इतना आया कि हमारी 7 अरब जनसंख्या है तो उसमें से 3.5 अरब जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी। दहशत फैल गई लोगों में, कोई नहीं चाहता मरना, असामयिक। तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी व्यवस्था, पैरामिलिट्री फोर्स सब लग गए अपने आप को बचाने के चक्कर में। भारत में तो बहुत अफरा तफरी का माहौल हुआ लॉकडाउन के बाद। और इसी मौके का फ़ायदा उठा करके उसने जो विवादित उसके अनुसार से ज़मीन है LAC, उसके तरफ अपने आदमियों को बढ़ाना शुरू किया। हालांकि उसने देख लिया कि पूरे वर्ल्ड के लोगों का, इवन भारत के लोग भी उसके ऐप्स को डिलीट करना शुरू कर दिए, उसके प्रोडक्ट को बाइकाट करना शुरू कर दिए। एक अपने लद्दाख के बहुत माननीय इंसान हैं सोनम वांगचुक साहब, उन्होंने तो पूरा एक अभियान ही खोल दिया है उसके चीज़ों को वॉलेट के से उसका चाइनीज़ चीज़ों का बाइकआउट करना, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को हमारे यहाँ बेचता है, उसका पैसा लेता है, उसी पैसे को आतंकवाद में वो झोंकता है और हमें फिर उस आतंकवाद को रोकने के लिए फिर पैसा लगाना पड़ता है, अपने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। अब मेरा मेन ये बात कहना है कि इस पूरे दुनिया को ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि वाकई ये कोविड-19 जैसी बीमारी जो है वो कितनी फैक्ट है। कहीं सर्दी जुकाम जो एक सिंपल वे में होता है, ये उसी का एक बड़ा रूप जिसको लेकर के ऐसा एडवर्टाइज किया गया चीन के द्वारा ताकि पूरा विश्व इससे डर जाए, क्योंकि ऐसा डर भय का माहौल हम भी अपने इतने उम्र में तो कभी देखे नहीं थे। और जब आदमी के अंदर डर और भय पैदा होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, उसका थॉट सिर्फ अपने बचाने में लगा रहता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करता है जिससे कि विकास का काम हो।
और वही हुआ। चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, भारत हो, सबकी जीडीपी जो कभी 7 थी वो गिर के 4, 3 पर पहुंच गई। और यही चाहता था वो चीन। उसकी मंशा तो ये थी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपने कैप्चर में कर ले। पुराना इतिहास भी है, अभी इतिहास में तो जाएंगे नहीं हम, लेकिन क्या उसके झांसे में आना या उसके डर में, उसके बनाए हुए जाल में फंस कर के डर में जीना सही बात है? सारी दुनिया डेवलपमेंट की सोच रही है, लेकिन वह सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ दूसरे का डिमोलिशन भी सोच रहा है। दूसरे को डेमोलिश करके, मान लीजिए इंडिया को ख़त्म कर दिया उसने, पूरा ज़मीन एक्वायर कर लिया, तो वो विस्तारवादी, कहने को तो वहाँ कम्युनिज़्म है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन वहाँ शोषण कितना है इसका तो अंदाज़ा वहाँ के लोग, रहने वाले लोग ही जानते होंगे। लेकिन उसकी जो पर कैपिटा इनकम जो है इतनी ज़्यादा है कि उसके आगे वो जितने भी एक्सप्लॉइटेशन है, जितने भी शोषण हो रहा है, वो सब के सब नगण्य हो जा रहा है, लोग उसको भूल जाते हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा सुझाव रहेगा कि चीन के इस नापाक साजिश, एक इल्यूजन पैदा करना, भ्रम, पूरे विश्व को साइकोफियर, विश्व के दिमाग में साइकोफियर, मानसिक एक डर पैदा कर देना, और जब आदमी दुश्मन कमज़ोर हो जाए तो उसके ऊपर अटैक करना। वो आँख इधर भारत को भी दिखाता है और आँख दिखाता है अमेरिका को भी। छोटी उसकी आँख है, वैसे तो बड़ी होती नहीं है, कहीं कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन जब उसके बराबर का टक्कर मिल जाता है, क्योंकि अब तक भारत के लोग भी, भारत के जितने भी नेतृत्व रहा है पहले, हमेशा उसके नतमस्तक रहा, क्योंकि डरे थे 1962 के युद्ध के बाद। वो हारने का डर बहुत दिन तक दिमाग में रहता है, लेकिन अभी नेतृत्व एक ऐसे इंसान के हाथ में है जिसके पास डर नाम की चीज़ नहीं है। वो डर, ये झूठ वाली डर नहीं, माने वो आत्मविश्वास झूठा आत्मविश्वास नहीं है। उस आत्मविश्वास के पीछे बहुत स्ट्रेटेजी है, बहुत प्लानिंग है। अब बहुत लोग जो इस स्ट्रेटेजी को जानते हैं उनके सलाहकार हैं, और इसी के बदौलत आज चाइना भी पीछे हट रहा है। भय बिन प्रीत न होई, तुलसीदास बहुत पहले बोले थे। तो मोदी जी सब जानते हैं, कृष्ण के गीता का ज्ञान भी है, और रामायण में तुलसीदास द्वारा कहा हुआ उक्ति कि बिना भय का प्रेम भी नहीं उत्पन्न होता है, ये सब उनको पता है। अब ज़रूरत है हम लोगों को साथ देने की, अपने इस सरकार की, ताकि
यदि युद्ध भी हो तो केवल ट्रिलियन डॉलर से युद्ध नहीं होता। यदि उसके पास कैपेसिटी 17 ट्रिलियन डॉलर है, हमारे पास 2.89 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन जो हिम्मत और साहस भारत के पास है वो शायद ही किसी देश के पास होगा, पूरे विश्व के किसी देश के पास होगा। तो आज हम यदि हम समर्थन करें उनका, मोदी जी का, तो हम सफल हर तरीके से होंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी भी कहेगी कि आपने हमारे लिए एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा देश, एक अच्छी व्यवस्था देकर गए आप लोग। उस नेतृत्व को जिसको आप लोगों की सहायता की ज़रूरत थी, आप लोगों ने दिया। इसीलिए आज हम उस विरासत को इतने बढ़िया ढंग से संभाल के और आगे बढ़ रहे हैं। केवल ट्रिलियन डॉलर में हम यदि 30-50 ट्रिलियन डॉलर हो जाएं और अमेरिका या चीन ये भी उतना ही बढ़ जाए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अंतर रहेगा। भारत के संस्कृति और संस्कारों का, उसका मुकाबला वो कभी नहीं कर सकते। और जो विश्व गुरु की एक परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, उसको लीड करने के लिए आज हमारा नेतृत्व मोदी सरकार, मोदी जी के अंडर में है, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी केवल एक देश के प्रधानमंत्री नहीं है। चाहे लड़ाइयाँ अपोजिशन की बहुत होती है, लड़ाई अपोजिशन का काम है अपोज करना, तो हम अपोजिशन नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, हमने चुन के भेजा है। एक पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 5 सालों से एक ऐसे व्यक्ति को हम चुन के भेज रहे हैं जो वाकई चिंतित है इस देश को मुक्ति दिलाने से। चाहे वो गरीबी हो, चाहे अशिक्षा हो, चाहे अस्वस्थता हो, डर हो, भय हो, इस सब माहौल से बहुत जल्दी हमें मुक्ति मिलेगी और हम इस विश्व पटल पे सबसे आगे उभर के आएंगे। और हमारे कल्चर, हमारे सिद्धांत, हमारे नियमों, हमारे कानून को फॉलो करने वाले पूरे विश्व के लोग होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर संस्कृति और संस्कार का है। वो चीज़ उनके पास बहुत कम है, ना के बराबर है, और हमारे पास भरपूर है। और साथ में जब अर्थव्यवस्था, वही पुरानी अर्थव्यवस्था जब गुप्त काल में, गुप्त वंश, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, जिस समय स्वर्णिम काल कहा जाता है, या रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान के समय था, वही दोबारा पुनर्स्थापित हो। इसके लिए हमें एक ऐसे सज्जन, देश के सेवक, विवेकानंद और गौतम बुद्ध के दूसरे अवतार
मोदी जी का समर्थन हमें करना पड़ेगा। ये हमारी पर्सनल इच्छा है, तो हमें अच्छा लगता है, ताकि जिसको जो दलगत राजनीति से सोच रहा हो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अपने स्वतंत्र है अपने समर्थन देने या ना देने का। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा कि अभी हमें इनको और इनके छत्र छाया में कम से कम 15-20 साल और हम लोग रहें, चाहे ये प्रधानमंत्री बने या न बने। लेकिन क्योंकि ये 5 साल बाद 75 के हो जाएंगे जो भी, उसके बाद खुद नहीं खड़े होंगे प्रधानमंत्री के पद पर। लेकिन एज ए अभिभावक ये हमेशा काम करते रहेंगे और हमारा देश उन्नति के पथ पे बहुत आगे जाएगा। बस आज इतना ही रिक्वेस्ट है और आशा है कि आप लोग मेरे इस छोटे से बुद्धि का सुझाव को मानने की कोशिश करेंगे। जो मेरे मन में है मैंने ये बात बोला है। नमस्ते, नमस्कार।